हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिजनेस डीकोड। तो आज हम कुछ स्टार्टअप्स की बात करेंगे जिन्होंने कम बैक किया आफ्टर लॉस और काफी कुछ चेंजेस किए जिससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा, और कुछ इनिशिएटिव्स की भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एआई प्रयाग से। आखिर में ये एआई प्रयाग है क्या? तो ये एक पावरफुल इनिशिएटिव है जो कि एआई और टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को लेकर है, और ये इनिशिएटिव आया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और इसका नाम रखा गया है एआई प्रयाग। चलिए समझते हैं कि आखिर में ये इनिशिएटिव है क्या और ये काम कैसे करता है और हमारे लिए ये हेल्पफुल कैसे है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका एम है कि 10 लाख यूथ को ट्रेनिंग दी जाए और इसमें एआई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में इनको ट्रेनिंग दी जाए, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, डेटा साइंस हुआ, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी। और इसका विजन ये है कि यूपी के स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स को फ्यूचर रेडी स्किल्स दिए जाए जो कि फ्यूचर में उनको हेल्प मिले, ताकि वो जब नए जॉब में जाएं तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ये इनिशिएटिव यूपी के गवर्नमेंट में ली गई और इसके डिपार्टमेंट में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईआईटी कानपुर के एआईडीडी सेंटर के पार्टनरशिप में लॉन्च हुआ है। एआई प्रयाग प्लेटफॉर्म फ्री ऑनलाइन कोर्स है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये पूरी तरह से फ्री है, इसकी कोई भी फीस नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्लेटफॉर्म रूरल और सेमी अर्बन स्टूडेंट्स तक भी पहुंच बनाएगा ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। अब सोचिए, अगर एक स्टूडेंट ये जॉब करना चाहता है तो उसको अगर एआई और ऐसी ट्रेनिंग्स मिल जाए तो उसका फ्यूचर कितना सिक्योर हो सकता है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपके किसी फ्रेंड या किसी रिलेटिव में किसी को करियर इसमें बनाना है जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे महंगी फीस, तो इस इनिशिएटिव के बारे में ज़रूर बताएं और उन्हें बताएं कि यहाँ एडमिशन कैसे लिया जाता है। सब कुछ आपको ऑनलाइन पोर्टल पे अवेलेबल होगा। तो ये तो रही एआई प्रयाग की बात जो कि यूपी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। अब हम बात करते हैं एक स्टार्टअप की। चेन्नई में एक स्टार्टअप है जो कि टैकल कर रहा है इंडियाज लीवर कैंसर क्राइसिस को। अब ये एक चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप के बारे में जो एक साइलेंट किलर डिजीज से लड़ रहा है। अब लीवर कैंसर, इस स्टार्टअप का नाम जो है वो है तवास्तार गैनकल्प, और इनका मिशन है कि इंडिया में लीवर कैंसर के केसेस को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जाएगा ताकि जिंदगी बचाई जा सके। लीवर कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो लास्ट स्टेज पे हमें इसके बारे में पता चलता है, और ये कहीं ना कहीं इसको ठीक करना मुश्किल हो जाता है और काफ़ी पैसे भी इसमें लग जाते हैं। इंडिया में लीवर डिजीज रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स हैं और ये एक बहुत बड़ी हेल्थ क्राइसिस बन चुकी है। त्वास्तर गैनकल्प ने इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाला है, और ये इनिशिएटिव में होगा कैसे कि ये ब्लड टेस्ट के थ्रू इसकी जांच की जाएगी जिसका नाम है एपीस्क्रीन लीवर। ये टेस्ट डीएनए एनालिसिस के जरिए लीवर कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करता है और बिना किसी इन्वेसिव प्रोसीजर के ये आपको रिपोर्ट देता है। इस स्टार्टअप ने अब तक 1400 पेशेंट्स को सर्व किया है और इन्होंने 1.25 मिलियन का फंडिंग भी रेज किया है अपने मिशन को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। अब सोचिए, अगर एक सिंपल ब्लड टेस्ट से लीवर कैंसर जैसी चीज़ों का हमें अर्ली स्टेज पे पता चल जाए तो कितना फ़ायदा होगा। हमारे पैसे की भी बचत होगी और हमारी ये जो जितनी दिक्कतें होती हैं और जिंदगियां कितनी भी बच जाएंगी। अगर आपके किसी रिलेटिव को या किसी को लीवर कैंसर से लेकर कोई दिक्कत है तो इस स्टार्टअप के बारे में ज़रूर बताएं, इस टेस्ट के बारे में उनको ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्प्रेड करें। तो ये है एक चेन्नई का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव। अब हम बात करते हैं फ्रेश मेन्यू के कमबैक की, कि फ्रेश मेन्यू बेसिकली जैसे हमारा स्विगी है, जोमेटो है, वैसे ही फ्रेश मेन्यू है जहां से आप अपने खाने को अपना ऑर्डर कर सकते हैं, टिफिन्स ऑर्डर कर सकते हो। बहुत सारी मेन्यू, उनका ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म भी है। 2014 में ये स्टार्ट हुआ था बेंगलुरु में। तो इसकी पूरी स्टोरी कैसे है, ये कमबैक कैसे हुई, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले 2019 में कंपनी क्राइसिस में आ गई थी। इसके पहले ये कंपनी थोड़ी चल रही थी, मगर 2019 में ये क्राइसिस में आ गई थी। फ्रेश मेन्यू का बिजनेस अप डाउन जाने लगा था और फंडिंग इसकी रुक गई थी क्योंकि ये क्राइसिस में जा चुकी थी और लॉसेस इसके बहुत ज्यादा बढ़ने लगे थे और कंपनी बंद होने की कगार पे आ चुकी थी। फिर ये कंपनी बंद हुई कि नहीं, इसको जानते हैं। इसकी जो सीईओ हैं रश्मि दागा,
ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव लिया, कह सकते हैं कि एक स्मार्ट डिसीजन लिया, जिसमें उन्होंने पैनिक नहीं किया इस सिचुएशन में। उन्होंने एक्स्ट्रा मार्केटिंग की और वेस्टफुल खर्चों को बढ़ाया और सिर्फ प्रॉफिटेबल एरियाज पे इन्होंने ध्यान दिया। जो एरियाज में इनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था उनको वहां उन्होंने थोड़ा सा ध्यान देना कम किया, बंद किया, और प्रॉफिटेबल एरियाज पे इसमें इन्होंने ध्यान दिया। हर जगह सर्विस देने की बजाय उन सिटीज में इन्होंने फोकस किया जहां से इनको डिमांड मिल रही थी। बेसिकली इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को पूरा चेंज किया और इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट कि कस्टमर लॉयल्टी पे इन्होंने फोकस करना शुरू किया। अब डिस्काउंट्स कम किए, लेकिन फूड क्वालिटी और लॉयल कस्टमर्स के एक्सपीरियंस पे इन्होंने ध्यान दिया, तो इन्होंने डिस्काउंट को कम कर दिया था। कोविड के दौरान जहां पर सारी कंपनियों की कहते हैं कि लॉस हो रहा था, ठप हो रही थी, वहीं पर इन्होंने इसको और स्मार्टली ऑपरेट किया। जब दूसरी फूड कंपनीज बंद हो रही थी तो फ्रेश मेन्यू ने अपनी ऑपरेशंस चलाए, बहुत ही अच्छे से इस ऑपरेशंस को मैनेज किया और आज की डेट में 150 करोड़ प्लस रेवेन्यू तक पहुंच गया है। हार्ड वर्क, स्मार्ट प्लानिंग, पेशेंस की वजह से फ्रेश मेन्यू आज एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई है, जो कि 2019 में एक लॉस की तरफ मुड़ रही थी। तो अब हम इससे सीखते क्या है इस स्टार्टअप से, कि जब भी आप बिजनेस में हो या फिर किसी लाइफ में भी अगर आपके पास स्ट्रगल आता है तो स्ट्रेटजी आप अपनी बदलो, रेदर देन आप पैनिक करो, और स्मार्ट मूव लो, सोच को बदलो और अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रहो। और कस्टमर्स के साथ जो बिजनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि लॉयल रहो, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, जो कि फ्रेश मेन्यू ने किया और आज की डेट में वो प्रॉफिटेबल कंपनी बन चुकी है। तो ये बात रही फ्रेश मेन्यू की। अब हम बात करते हैं द बेयर हाउस की। बेयर हाउस है क्या, कैसे काम करती है, तो हम उसको बात करते हैं। इनका भी एक कमबैक हुआ है। इनकी शुरुआत कलकत्ता से हुई थी और 2018 में ये स्टार्ट हुआ था। अब किस चीज़ की कंपनी है ये? बेसिकली एम करता है कि मेंस के फैशन को मॉडर्न स्टाइलिश बनाना, और वो भी बिना ओवर प्राइस के। जैसे हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे हैं मान्यवर और ये सब कहीं ना कहीं बहुत हाई प्राइस, बट इन्होंने मेन के फैशन को कम प्राइस में टारगेट था इनका। अब इसमें क्या था कि इनका ये था कि क्वालिटी भी मैं दूंगा, स्टाइल भी दूंगा, और उसमें उनको सक्सेस मिली। कैसे? इन्होंने फोकस किया था सिंपल, क्लीन और ट्रेंडी शर्ट्स बनाने पर, जो अफोर्डेबल भी हो और स्टाइलिश भी हो। और इन्होंने प्योर ऑनलाइन ब्रांड थी इनकी पहले इनकी पूरी थी D2C मॉडल इन्होंने फॉलो किया था, यानी बिना मिडिल मैन के ये सीधा अपने प्रोडक्ट्स को क्वालिटी, अच्छी पैकेजिंग और सब कुछ, कॉस्ट को भी मिनिमाइज करके ये अपने क्लाइंट्स तक पहुंचाते थे। फिर ब्रांड ने बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी मेंटेन की। एक तरह से ये स्टार्टअप था, हर प्रोडक्ट में प्रीमियम टच दिया, उनकी पैकेजिंग अच्छी की और वो भी कम प्राइस में, और कस्टमर्स के लिए ये एक धीरे धीरे लॉयल ब्रांड बनता चला गया। फिर जब ये एक अच्छा ब्रांड बनने लगा, जब इनकी डिमांड बढ़ने लगी, तो इन्होंने ऑफलाइन भी इसको एक्सपेंड कर दिया। जब ब्रांड स्ट्रांग हो गया तब ऑफलाइन इन्होंने स्टोर्स खोले, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा कस्टमर्स के टच में आ गए। आज की डेट में 140 करोड़ से भी ज्यादा इनका बिजनेस है, और सिर्फ फैशन नहीं, स्मार्ट बिजनेस थिंकिंग के साथ बेयर हाउस ने एक प्रॉफिटेबल कंपनी इस समय बन चुकी है। अब हम देखें दोनों ही, इससे पहले भी मैंने आपको फ्रेश मेन्यू का बताया था और इसका भी मैंने बताया कि इन दोनों बिजनेस में, द बेयर हाउस और फ्रेश मेन्यू में, इन दोनों की कह सकते हैं कैटेगरी अलग है, वो फूड में है, लेकिन दोनों बिजनेस में एक कॉमन है कि उन्होंने बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं, अपने कस्टमर्स के साथ लॉयल रहे हैं, एक प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे रहे हैं कम प्राइस में। तो ब्रांड बनना तो ये पॉसिबल है, और दोनों ने अपने आप को मेंटेन किया। ये दोनों ही स्टार्टअप थे और दोनों ही बहुत अच्छी प्रॉफिट पे जा रहे हैं। तो ये तो हमारे बेयर हाउस की बात हुई। अब हम एक और स्टार्टअप की बात करते हैं जो कि प्रॉफिटेबल बना हुआ है, और उसने कैसे काम किया हम उसको भी देखते हैं। तो 500 करोड़ का बिजनेस सिर्फ 6 साल में है, और वो भी इनका एथनिक वियर में। और आप गेस करिए कि कौन सी कंपनी होगी 500 करोड़ का बिजनेस, वो भी एथनिक वियर में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी इंडियन ब्रांड की जो कि फैशन और स्ट्रैटेजीज के परफेक्ट ब्लेंड से पूरा गेम बदल दिया है। आप गेस कर रहे हैं और आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। बेसिकली मैं आपको भी बता देती हूँ, इस ब्रांड का नाम है इंडो एरा। 2016 में ये लॉन्च हुआ था। इंडो एरा एक छोटी सी टीम और सिंपल विजन के साथ थी। ये हर इंडियन वुमेन तक प्रीमियम एथनिक वियर पहुंचाना एफोर्डेबल प्राइस पे, ये इनका मेन एम था, कह सकते हैं टारगेट था, विजन था। इंडो एरा ने हर ट्रेंड को क्लोजली फॉलो किया,
हर डिजाइन लोकल आर्टिशंस के साथ मिलकर बारीकियों के साथ बनाया और वही उनकी असली स्ट्रेंथ बन गई। कस्टमर फीडबैक सुनते थे और उसी हिसाब से वो प्रोडक्ट में कस्टमाइजेशन करते थे, कस्टमाइजेशन कह सकते हो या फिर ट्विक करते थे। जैसे ही वो सुनते थे कस्टमर्स के फीडबैक, वहाँ कस्टमर्स को सुनते थे और उनके हिसाब से उनको वो ट्विक कर देते थे। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उनकी हर एक लॉन्च सक्सेसफुल होती थी, यानी कि हर ड्रेस जब भी आती थी तो वो एक सक्सेस होती थी। ब्रांड ने अपनी सप्लाई चेन इतनी बनाई कि फास्ट डिलीवरी, जीरो डिफेक्ट पॉलिसी और स्टाइलिश पैकेजिंग के साथ कस्टमर्स का भरोसा इन्होंने जीत लिया। और जब कोविड आया तब भी उन्होंने ऑनलाइन पे फोकस किया और कॉस्ट कंट्रोल के साथ अपनी ग्रोथ को रुकने नहीं दिया। यानी कोविड में भी ये अपनी डिग्निटी को मेंटेन किए रहे, कॉस्ट कंट्रोल किए, अच्छे प्राइस में इनको प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट देते रहे। कोविड में ये कंपनी भी खुद को संभाली हुई थी। आज इंडो एरा ने सिर्फ फ्लिपकार्ट पे ही नहीं अपने आप को लीडर बनाया है, बल्कि हर महीने लाखों ऑर्डर्स डिलीवर करता है और 500 करोड़ से भी ज्यादा रेवेन्यू क्रॉस करना एक प्रूफ है कि इंडियन फैशन मार्केट में भी इनोवेशन और कंसिस्टेंसी से काफ़ी कुछ किया जा सकता है। ये इंडो एरा की पूरी कहानी थी एथनिक वेयर में। तो अभी हमने देखा कि इंडो एरा की जो कि अपनी कंसिस्टेंसी, लॉयल कस्टमर्स और अपनी डिज़ाइन से कितना ज़्यादा कस्टमर्स के साथ कनेक्ट होकर कितना अच्छा बिजनेस बनाया, कितना अच्छा रेवेन्यू बनाया। सेम विद इसके पहले भी हमने देखा कि द बेयर हाउस ने भी जो उसमें मेंस का था वो भी बेसिकली कितना कुछ कंसिस्टेंसी कस्टमर लॉयल के साथ इन्होंने किया। हमने फिर उसके बाद बात की फ्रेश मेन्यू की, सेम उसके साथ भी था कस्टमर्स लॉयल्टी। भले ही उन्होंने डिस्काउंट नहीं दिया मगर उन्होंने अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की। तो जब भी हम अपने कस्टमर्स के साथ लॉयल होते हैं, कंसिस्टेंस होते हैं अपने बिजनेस में और स्ट्रैटेजीज को बदलते हैं, कस्टमर्स से कनेक्टेड होते हैं, प्रीमियम क्वालिटी का अफोर्डेबल प्राइस में देने की कोशिश करते हैं, तो वो डेफिनेटली प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरफ होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें बिजनेस करते टाइम हमेशा ध्यान देनी चाहिए। तो ये कुछ स्टार्टअप स्टोरीज थी। डेफिनेटली आप इसके बारे में और भी रिसर्च करिएगा। इसको गूगल पे काफ़ी स्टोरीज इनकी पड़ी हुई हैं और काफ़ी ये फेमस ब्रांड है और इस समय काफ़ी लोग भी इन ब्रांड्स के कपड़े पहनते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा ही फ्रेश मेन्यू भी हुआ, वहाँ से भी काफ़ी लोग खाना ऑर्डर करते हैं। काफ़ी अच्छा स्टार्टअप है। तो ये तो ओवरऑल आज के स्टार्टअप्स की बात थी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नई स्टोरीज के साथ, नए स्टार्टअप्स के साथ और एक नए लेसन के साथ। Thank you.